नमस्कार, वर्ल्ड वॉच देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वर्ल्ड वॉर में बात सबसे पहले अमेरिका और भारत की कर लेते हैं, जिनके बीच बढ़ते टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे। रूस के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है भारत की तरफ से। अमेरिका की ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक का टैरिफ बोझ डाल दिया है, जिससे भारत के निर्यात को और उद्योग जगत पर असर पड़ा है। लेकिन भारत ने झुकने के बजाय अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाया है। इसी कड़ी में जयशंकर ने रूस की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रण दे दिया है। कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उनके लिए सुनहरा अवसर है। एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि भारत आज $4 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था है और 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इतनी तेजी से विकास कर रहा भारत ऊर्जा, मशीनरी, रसायन और उर्वरक जैसे भरोसेमंद संसाधनों की तलाश में है। यह अवसर रूसी कंपनियों के लिए बेहतरीन मौके की तरह है, क्योंकि भारत का तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरीकरण सीधे तौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में मेक इन इंडिया जैसी पहल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियों को भारत में आकर अपने कारोबार का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने रूसी कारोबारियों से यह भी कहा कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। और वैसे भी आपको यह जानकारी हो कि अगर भारत की बात करें, भारत के कंजम्पशन की बात करें, तो PPP यानी जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ये जो इसमें भारत तीसरे पायदान पर है। और इसीलिए एस जयशंकर साहब ये कहते हैं कि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यहां 140 करोड़ की जनसंख्या है और लगातार बढ़ता मध्यम वर्ग है। ऐसे में भारत में निवेश करना किसी भी विदेशी कंपनी के लिए घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। एस जयशंकर ने भारत रूस संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराने भरोसेमंद रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस ने बड़े देशों के बीच सबसे स्थिर रिश्तों को पोषित किया है। इसे पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इस स्थिरता के बावजूद हमारा आर्थिक सहयोग उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने माना कि बीते कुछ सालों में भारत रूस व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके साथ व्यापार घाटा भी बढ़ा हुआ है। इस घाटे को कम करने और व्यापार को संतुलित बनाने के लिए नए कदम उठाने होंगे। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस दोनों को अपने व्यापार को विविध और संतुलित करना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग नए स्तर पर पहुंच सके। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिकी टैरिफ वॉर पर सीधे टिप्पणी की। यह भी संकेत दे दिया कि भारत अब अपने आर्थिक हितों को और ज्यादा सुरक्षित करने की रणनीति पर चल रहा है और भारत इसके लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार है। भारत की नीतियां स्पष्ट है। रूस जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को भारत से जोड़ना ट्रंप प्रशासन के दबाव को संतुलित करने का एक अहम कदम माना जा रहा है। रूस की कई ऊर्जा और उर्वरक कंपनियां भारत में निवेश की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। भारत की ओर से कच्चे तेल के आयात के बाद रसायन, मशीनरी और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग पर चर्चा शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में भारत रूस के बीच नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा रूस ने भी भारत को आश्वस्त किया है कि वो दीर्घकालिक निवेश के लिए तैयार है। आप सोचिए, यानी भारत और रूस की जो मित्रता है, जो सदियों से चली आ रही है, उसका ही ये प्रमाण है कि विश्वास और विश्वसनीयता दोनों की एक दूसरे पर बरकरार है। और इसीलिए दीर्घकालिक निवेशन यानी लंबे समय तक चलने वाले इन्वेस्टमेंट की बात रूस करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इन सब के बीच भारत का उद्देश्य है कि अमेरिकी टैरिफ दबाव के बीच अपने निर्यात और आयात दोनों को बैलेंस करने के लिए रूस जैसे साझेदारों पर जोर दिया जाए। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि यदि रूसी कंपनियों ने भारत में बड़े स्तर पर निवेश किया तो भारत न केवल टैरिफ वॉर के दबाव से उभरेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को
और ज्यादा मजबूती के साथ दर्ज करा पाएगा। तो कुल मिलाकर भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर रखी है। भारत साफ तौर पर यह कह रहा है कि भारत अपने हितों के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। टैरिफ वॉर जिस तरीके से ट्रंप ने छेड़ी, भारत ने पहले ही दो टूक शब्दों में कह दिया था कि भारत इस दबाव में नहीं आने वाला है। और यही वजह रही कि रूस के साथ भारत के जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं से ट्रंप को अखर रहे थे। याद होगा आपको कि अलास्का में जब ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई तब भी ये कहा गया कि इसका क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन यहां पर भारत ने साफ कह दिया था कि इसका किसी भी तरीके से अगर ये सोचा जाता है कि कोई दबाव बनाया जा सकेगा भारत पर, तो इसके लिए ट्रंप मुगालते में है, यानी ये उनकी गलतफहमी है। इन सब के बीच जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो गई, फिर पुतिन ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। 40 मिनट तक की बातचीत होती रही और स्पष्ट रूप से जो दोनों देशों के बीच का विश्वास था वो विश्वास बरकरार रखते हुए पुतिन ने साफ तौर पर भारत को यह आश्वासन दे दिया कि भारत के हितों के साथ और इस दोस्ती पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं होगा, भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि अब जब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं रूसी कंपनियों से, जब उन्होंने वहां के जो प्रतिनिधि है उनसे जब मुलाकात की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि भारत में जो इस वक्त की परिस्थिति है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, कोरोना काल में भी जो सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, जो सतत निरंतर बढ़ती रही, वो भारत ही था। और भारत की अर्थव्यवस्था जहां आज हम चौथे पायदान पर है, 2026 में हम तीसरे पायदान पर पहुंचेंगे। PPP के हिसाब से यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत आज भी तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। और ऐसे में भारत में निवेश करना सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा। यही वजह है कि रूस ने भी यह माना है कि भारत के साथ निवेश दीर्घकालिक होना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत संभावनाएं हैं। भारत और रूस के रिश्तों में आज भी वो प्रगाढ़ता है जो विश्वास और विश्वसनीयता दोनों को बरकरार रखती है। नए संबंध, नई ताजगी, व्यापार संतुलन, और यही है मजबूत भारत की मजबूत तस्वीर। In the last few years, we have experienced the impact of the COVID pandemic, of conflicts, of political and economic shifts, of new technologies, and also of trade volatility. Each was unique in itself, but together they hold some common lessons. One is the importance of dependable and steady partners. Another is the value of shorter and more secure supply chains. A third is the concern about over-dependence on a limited number of markets. A fourth are the vulnerabilities of being overexposed to a few suppliers. A fifth is the reliance on narrow connectivity and limited logistics. And perhaps most of all, the cost of insufficiently searching for new opportunities. और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी विदेश मंत्री वांग यी से महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, इसलिए वर्ल्ड वॉच में इसका जिक्र करना जरूरी होता है। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के दौरान हुई है। बैठक में भारत ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जयशंकर ने सीमा विवाद, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को सामान्य बनाने की दिशा में गंभीर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध केवल पारस्परिक सम्मान और समझदारी पर ही स्थिर रह सकते हैं। वहीं उन्होंने चीनी अधिकारियों से स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापारिक प्रतिबंध या एक्सपोर्ट कंट्रोल से भारत के उत्पादन क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस मुलाकात में एक अहम एंगल ये भी है कि पाकिस्तान लगातार चीन को सहयोग दे रहा, चीन की तरफ से पाकिस्तान को सहयोग मिल रहा था, जिससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो रहा था। भारत ने SCO के मंच पर ही ये स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होना ही मुख्य उद्देश्य है। पाकिस्तान की चीन के साथ सहयोग की कोशिशों के बावजूद भारत ने अपने रुख में दृढ़ता दिखाई है, साफ किया है कि कोई भी कदम
भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित नहीं कर सकता। जयशंकर ने चीन के साथ व्यापार और पर्यटन के बढ़ते संपर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा को आसान बनाना, सीधी उड़ानों को पुनः शुरू करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना दोनों देशों के बीच विश्वास को मजबूत करेगा। इसके अलावा विदेश मंत्री ने चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का स्वागत भी किया। ये कदम न केवल धार्मिक सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती दे रहा है, बल्कि भारत के प्रति चीन के सकारात्मक इरादों को भी दर्शाता है। हालांकि ये चीन है, चीन ने हमेशा से ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इधर लग रहा था, उधर 1962 में चीन क्या कर रहा था ये सबने देखा था। लेकिन इस दौरान भी क्योंकि भारत लगातार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो इसी कड़ी में ये मुलाकात और उम्मीद है सकारात्मकता की। बैठक के दौरान जयशंकर ने साफ किया कि भारत चीन के बीच खुली और सकारात्मक बातचीत अनिवार्य है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात को जटिल बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए भारत का रुख हमेशा स्पष्ट और राष्ट्र हित में रहेगा। एससीओ बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि की है। इस पूरे मामले में यह स्पष्ट है कि भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी जिम्मेदारी पूर्वक कदम उठा रहा है। पाकिस्तान की हर चाल के बावजूद भारत का रुख दृढ़ और स्पष्ट है। भारत चीन संबंध सुधार की दिशा में है और एससीओ मंच भारत की मजबूती और रणनीतिक विवेक का उदाहरण साबित हो रहा है। यह आज का भारत है जो हमेशा से ही अपनी विरासतों को समेट कर आगे चला हो। ये वो भारत है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाया हो। लेकिन ये वो भी भारत है जो आतंकवाद को किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यू नॉर्मल हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। चीन के साथ बातचीत में भी भारत ने कह दिया है कि भारत के लिए आतंकवाद और आतंकवाद को पोषित करने वाले, उसे पनाह देने वाले भी आतंकी ही हैं। उनको एक ही चश्मे से देखा जाएगा। इधर चीन ने भी जिस तरीके से भारत के रुख का स्वागत किया है, उम्मीद की जा रही है कि इस समिट में भारत और चीन दोनों देशों के बीच में एक ऐसे संबंध का निर्माण होगा जहां पर चीन की विस्तारवादी नीति की सोच पीछे हटेगी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना आगे बढ़ते हुए ये जो दक्षिण एशिया है, खास तौर से इसमें दोनों के सहयोग के साथ नई तस्वीर दुनिया के सामने होगी। बात अब इजराइल की कर लेते हैं। वो इजराइल जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने अब गाजा सिटी पर कब्जे की अपनी योजना को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल इस कार्रवाई के लिए इजराइल ने कुल 130 लाख, माफ कीजिएगा 1.30 यानी 1.5 लाख के लगभग सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। यह फैसला लिया गया है। इसके तहत करीब 60,000 अतिरिक्त रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस अभियान को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पहली खेप में 2 सितंबर को लगभग 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाएंगे और इसके बाद दूसरी खेप नवंबर-दिसंबर में और तीसरी खेप फरवरी-मार्च 2026 में तैनात कर दी जाएगी। यहां पर आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहेंगे कि गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान का नाम गिदोन्स चैरियट्स बी रखा गया है। इस दौरान पहले से ड्यूटी पर मौजूद हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा 30 से 40 दिनों तक के लिए बढ़ा दी जाएगी। इस अभियान में कुल 5 आर्मी डिवीजन शामिल होंगे। देखिए कितना स्ट्रैटेजिकली इजराइल आगे बढ़ रहा है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए भी जो 5 आर्मी डिवीजन शामिल किए गए हैं, जिनमें 12 ब्रिगेड लेवल के टीम तैयार की गई है। ये टीमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग और सपोर्ट यूनिट्स के साथ ऑपरेशन में लगने वाली है। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी शामिल रहेगी। वास्तव में यह कदम इजराइल ने हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया है। गाजा में लगभग 2 साल से युद्ध चल रहा है और इसे रोकने के लिए एक नई शांति योजना पर बातचीत
जारी है। इस योजना के अनुसार 60 दिन तक युद्ध रोकना, बंधकों को चरणबद्ध तरीके से छोड़ना, कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गाजा में खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाना भी शामिल है। उधर कतर और मिस्र ने इस नई योजना पर प्रतिक्रिया दी है। कतर ने कहा कि ये योजना पहले की किसी योजना जैसे ही जिसे इजराइल ने मंजूरी दी थी है, पहली जैसी योजना है। मिस्र ने कहा कि अब निर्णय इजराइल के हाथ में है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि गाजा सिटी पर कब्जे की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये क्यों है? क्योंकि यहां पर हमास का कब्जा है। गाजा के बाहरी इलाकों में ऑपरेशन जारी है। जैतून इलाके में नहल और 7वीं आर्म्ड ब्रिगेड ऑपरेशन भी चला रही है। वहीं जबालिया में गिवाती ब्रिगेड कफ्र ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। दरअसल ये अभियान कई चरणों में चलने वाला है। सबसे पहले नागरिकों को गाजा सिटी खाली करने का नोटिस दिया जाएगा, जिसकी अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2025 तय की गई है। ये तारीख बेहद खास है। यही वो तारीख है जो बताती है कि किस तरीके से आज से 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर, जो मासूम लोग थे, उन पर आक्रमण कर दिया था, उन पर हमला किया था और उसके बाद पूरी तस्वीर बदल गई थी। इजराइल का यह कदम बेहद खास माना जा रहा है। इजराइल की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शहर को चारों तरफ से घेर कर सेना अंदर बढ़ेगी। इजराइल ने योजना बनाई है कि गाजा सिटी से लगभग 10 लाख लोगों को साउथ गाजा भेजा जाएगा। इसके लिए राहत केंद्र, टेंट और फील्ड अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं।